हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना केस सिनेरियो नंबर 3। क्या कह रहा है, विल डिस्कस इन डिटेल। चलिए, अभिव्यक्ति प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ द फूड्स अंडर द ब्रांड नेम सुपर फूड। एक अभिव्यक्ति प्राइवेट लिमिटेड है जो कि सुपर फूड ब्रांड नेम के अंडर क्या बेच रहा है, फूड प्रोडक्ट्स की सप्लाई कर रहा है। ये क्या है, इसका प्लांट वेस्ट बंगाल में है। इट इज रजिस्टर्ड सप्लायर एंड मंथली रिटर्न फाइलर है। सो बेसिकली क्या करता है, मंथली रिटर्न फाइल करता है। इसने कुछ भी क्वार्टरली स्कीम को ऑप्ट नहीं किया है। इट हैज अलॉटेड अ रेजिडेंशियल क्वार्टर्स टू इट्स एम्प्लॉई विद इन द प्लांट प्रीमाइसेस। इसने कुछ तो रेजिडेंशियल क्वार्टर्स को अलॉट किया है, तो थोड़ा सा हिंट हो रहा है शायद यहां पर क्या आ जाए, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के रेंट का कंसेप्ट आ जाए। उसके बाद द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 7.5 करोड़ दिया गया है। क्या बोला गया है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर था वो कितना था, 7.5 करोड़ था। तो जब भी मैं देखती हूँ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मुझे थोड़ा हिंट लगना चाहिए क्या इसमें लीगल सर्विसेज आने वाले हैं, तो थोड़ा सा अपने माइंड को वहां पर क्लिक कर लेना है, ध्यान से चलना है। चलिए वन बाय वन डिस्कस करेंगे एंड समझेंगे कि क्या कह रहा है ईच पॉइंट और कैसे इस पे टैक्सेबिलिटी आएगी। चलिए, सबसे पहली बात वो कर रहा है कि सेल ऑफ अ सुपर फूड प्रोडक्ट्स की सेल की गई है 60 लाख रुपीज में। इतना तो हमें समझ में आ रहा है, ये क्या है, आउटवर्ड सप्लाई है। ये आउटवर्ड सप्लाई है और सिंपल सप्लाई है, तो फॉरवर्ड चार्ज में सप्लाई आ जाएगी। चलिए, नोट नंबर 1 बोल रहा है, कुछ देख लेते हैं क्या कह रहा है नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 बोल रहा है आउट ऑफ द टोटल सेल्स, वो क्या बोल रहा है, टोटल सेल्स में से 3,50,000 का ऐसा सेल है जो कि किसको सप्लाई किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन को सप्लाई किया गया है। ओके, किस लिए देख लेते हैं, फॉर अ फर्दर सप्लाई टू द अफेक्टेड फैमिलीज इन द फ्लड इन द स्टेट। जो फैमिलीज फ्लड में अफेक्ट हुई हैं उनकी सप्लाई के लिए दिया गया है। आपके दो डाउट्स हो सकते हैं। नंबर 1, आपके माइंड में ये डाउट आ सकता है कि क्या ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट वाली एग्जाम्पशन तो नहीं आएगी, नहीं आएगी, बिकॉज वहां पर जो क्या था, स्टाफ स्कूल्स को जो सर्विसेज दी जा रही है, स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को जो सर्विसेज दी जाती है उसके बारे में बात करता है। ऐसे फ्लड सप्लाई की कोई बात नहीं करता है। दूसरा, आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि ये फूड सप्लाई जो फ्लड वालों फैमिलीज को सप्लाई किया है, हमने कहीं तो पढ़ा है। तो क्या आपने पढ़ा है, हमने एग्जाम्पशन चैप्टर में देखा हुआ है कि जब भी जीटीए सप्लाई कर रहा है, बहुत सारी गुड्स थी है ना, रिलीफ मटेरियल, फ्लड अफेक्टेड फैमिली, वहां पर जब जीटीए ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज देता है तो एग्जाम्प्ट होता है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज की बात ही नहीं की गई है, यहाँ पर तो सीधा फूड बेचा गया है जिसका हमारे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो दोनों डाउट्स को हटा दीजिए माइंड से, वेरी सिंपल ये सप्लाई की बात कर रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एक प्राइस लिंक्ड सब्सिडी दी है। किसने दी है, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने प्राइस रिलेटेड सब्सिडी दी है, जो कि क्या बोल रहा है, अभी तक नॉट बीन कंसीडर्ड इन द सेल। सबसे पहले तो अपने माइंड से इस कंफ्यूजन को हटाना है। ये कंसीडर्ड नॉट कंसीडर्ड को टारगेट कैसे करना है देखते हैं। इधर देखिए जो वैल्यू ऑफ सप्लाई उसमें क्या बोला गया, वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या बोला गया। सबसे पहले आपको देखना है कि आपको सब्सिडी मिली किससे है। अगर आपको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से मिली है, सब्सिडी, तो उसको प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं करना है। नॉट कंसीडर्ड का मतलब क्या है कि इन्होंने अभी कुछ भी नहीं देखा उसका, हमें प्राइस में कंसीडर नहीं करना है। कंसीडर नहीं करने का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई से उसको हटा दीजिए। समझ में आया, जब भी वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से मिलती है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में कंसीडर नहीं करना है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट से तो पैसा आया है, जीएसटी भी गवर्नमेंट को देना है, ये सोच के हटा दो उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई से हटा दीजिए। पहली बात ये समझ में आती है। दूसरी बात, अगर अदर देन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मिलता है, अगर आपको अदर देन गवर्नमेंट मिलता है, पहली बात तो वो प्राइस से लिंक्ड होना चाहिए। एक तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अलावा किसी से मिला होना चाहिए, पहली बात वो प्राइस से लिंक होना चाहिए। अगर वो प्राइस से लिंक्ड है तो उसको आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करते हैं। ऐड करने का मतलब क्या है, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। किसी और ने आपको बेनिफिट दे दिया, गवर्नमेंट उसको कंसीडर नहीं करी है, गवर्नमेंट कह रही है जो सेल की वैल्यू होनी चाहिए वही होनी चाहिए, हम तो उससे आप पे जीएसटी लेने वाले हैं। तो उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या करते हैं, बेसिकली
ऐड करते हैं, मतलब उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में रिफ्लेक्ट करना है बेसिकली। तो यहां पर इन्होंने क्या बोला, कुछ भी इन्होंने कंसीडर ही नहीं किया है। तो हमें पता है ये सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी है, स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी है, तो उसको प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं करना है। तो कितनी सब्सिडी है, 10,000 kg के हिसाब से 10 रुपए पर kg, तो 1 लाख रुपए का जो अमाउंट है उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई से हटा देना है। तो पहले पॉइंट में हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो जाएगा, 59 लाख रुपीज हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, 59 लाख रुपीज हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, दूसरा पॉइंट बोल रहा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द मार्केट। वेरी सिंपल पॉइंट, आपने मार्केट से कुछ रॉ मटेरियल परचेज किया, आपकी इनवर्ट सप्लाई है, आपको उसका आईटीसी मिल जाएगा। वेरी सिंपल पॉइंट, आरसीएम की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉइज फॉर द रेजिडेंशियल क्वार्टर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉसिबल है कि आपके एग्जाम में भी आ जाएगा ये पॉइंट। वो क्या बोल रहा है, रेंट रिसीव किया है फ्रॉम द फॉर द रेजिडेंशियल क्वार्टर। जैसे ही रेजिडेंस की बात आती है, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की बात आती है, हमें फटाफट से देख लेना है ये पूरा कंसेप्ट कहता क्या है। ध्यान से पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो डाउट नहीं रखना, इधर देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, रेंट ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। रेंट ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, कंफ्यूज नहीं होना है। माइंड में जब भी रेंट ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की बात है, ध्यान रखना है कि रिसिपिएंट कौन है, लेने वाली पार्टी कौन है। देने वाला कोई भी हो, लेने वाला कौन है। अगर लेने वाला अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो इट्स सिंपल एग्जाम्प्ट है। लेने वाला अनरजिस्टर्ड है तो ये क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अगर लेने वाला क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर लेने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है तो इसको टैक्सेबल किया गया है, वो भी आरसीएम में टैक्सेबल किया है। टैक्सेबल किया है आरसीएम में, हमेशा टैक्सेबल किया है, लेकिन एक एक्सेप्शन को छोड़ के। क्या है वो एक एक्सेप्शन, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रोपराइटर है, अगर कोई क्या है, कोई पर्सन क्या है, प्रोपराइटर है, उसने क्या किया है, उसने रेंट पे लिया है पर्सनल के लिए, अपने पर्सनल अकोमोडेशन के लिए, पर्सनल कैपेसिटी में रेंट पे लिया है, और रेंटिंग ऑन ओन अकाउंट खुद के लिए ले रहा है। वो भाई जेन्युइनली घर लेना चाहता है, उसको लेने दो। तो सिंपल सा क्या बोला, अगर वो प्रोपराइटर है, ऐसा केस है, तो उसको हम एग्जम्प्ट कर देंगे। तो हम उसको एग्जम्प्ट कर देंगे। बाकी के केसेस में अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने लिया है तो टैक्स होगा, दूसरी बात आरसीएम में टैक्स होगा। इतना समझ में आया। हमें क्या करना है, रिसीविंग पार्टी पे फोकस करना है। अनरजिस्टर्ड है तो एग्जाम्प्ट है, रजिस्टर्ड है तो एक पार्टी को छोड़ के टैक्सेबल है, प्लस वो आरसीएम में टैक्सेबल है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक और यहाँ पर अमेंडमेंट आई है, वो ध्यान रखते हैं। दूसरा केस, एक और पॉइंट क्या कहता है, लेने वाला तो हमने बोले कोई भी हो, देने वाला तो हमने क्या बोला, सॉरी, कोई भी हो। यहां पर हम बोलते हैं लेने वाला भी कोई भी हो, लेने वाला कोई भी हो, लेकिन अगर आपने अकोमोडेशन सर्विसेज ली हैं, कौन सी सर्विसेज ली हैं, अकोमोडेशन सर्विसेज ली हैं, जिसका वैल्यू क्या है, जिसका वैल्यू लेस देन इक्वल टू 20,000 है पर पर्सन पर मंथ। पर पर्सन पर मंथ वैल्यू लेस देन इक्वल टू 20,000 है, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन ये होना चाहिए फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 90 डेज। बेसिकली जो लोग हॉस्टल्स वगैरह में रह रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए पॉइंट है। अगर आपका अप टू 20,000 तक अमाउंट है तो ठीक है, हम उसको एग्जम्प्ट कर देंगे। तो इसमें कोई भी पर्सन हम क्या कर देंगे, एग्जम्प्ट कर देंगे। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया हो। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग समझ में आया, लेने वाली पार्टी देखना है, अनरजिस्टर्ड एग्जाम्प्ट, रजिस्टर्ड एक पार्टी, कौन सा, प्रोपराइटर, खुद के अकाउंट पे ले रहा है छोड़ के, बाकी सब टैक्सेबल, वो भी अंडर आरसीएम। ठीक है, ये था रेंट ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। ये अमेंडमेंट का पॉइंट था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, 90 डेज होना चाहिए, कंटिन्यूअस पीरियड 90 डेज होना चाहिए। उसके बाद हमें ये भी देखना है। चलिए फटाफट से ये भी देख लेते हैं। अगर अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है, अगर अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है तो क्या रहता है, सो दैट आपका कंप्लीट रेंट का कंसेप्ट हो जाए। अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग में क्या होता है, इसको हटा देते हैं जी यहाँ से। अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग में क्या होता है, अगर किसने क्या किया, देने वाला कौन है, रजिस्टर्ड। यहां पर किस पे फोकस करना है, सर्विसेज देने वाला कौन है, वहां किस पे किया था, लेने वाला कौन है। अगर देने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है तो लेने वाला कोई भी हो फॉरवर्ड चार्ज में चला जाएगा।
अगर अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी मान के चलो, देने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है तो वो खुद टैक्स दे देगा। अगर देने वाला अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो लेने वाली पार्टी किसमें, आरसीएम में टैक्स दे देगी। जो अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है उसको आप नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी मान के चलो। सेलर लाइबल है तो सेलर दे देगा, सेलर इज नॉट एलिजिबल तो सामने वाली पार्टी आरसीएम में टैक्स दे देगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है ये। रेंट रिसीव फ्रॉम इट्स एम्प्लॉय फॉर द रेजिडेंशियल क्वार्टर्स टू देम फॉर द रेजिडेंट। एम्प्लॉइज के लिए ली है। पहली बात तो क्या है, वो एम्प्लॉइज अनरजिस्टर्ड रहने वाले हैं, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है, अनरजिस्टर्ड है, तो सीधी सी बात क्या हो जाएगा, ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। पहली बात तो ये क्या है हमारे लिए, आउटवर्ड सप्लाई है। दूसरी बात ये क्या है, एग्जाम्प्ट है। दूसरी बात क्या है, ये एग्जाम्प्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड टू वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी स्टेट बोर्ड, हमारे लिए क्या है, आउटवर्ड सप्लाई है। इसको करना इनवर्ड, हमारे लिए क्या है, आउटवर्ड सप्लाई है। जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पैसे दिए जाते हैं दैट इज कंप्लीटली एग्जाम्प्टेड, तो ये है हमारी एग्जाम्प्टेड। नहीं भी आपको ध्यान तो याद कर लीजिए, जो पॉइंट जो मिसलेनियस हमारी अमेंडमेंट्स हैं, सॉरी जो मिसलेनियस एग्जाम्पशन है याद नहीं रहते, वो जो क्वेश्चंस में आ रही है उसको अकॉर्डिंगली आप याद करते जाइए। तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली एग्जाम्प्ट होने वाला है। ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फिर बोला है सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मेसर्स सुरक्षा सिक्योरिटी। जब भी सिक्योरिटी सर्विसेज की बात आती है हमारे माइंड में क्या आ जाना चाहिए, सिक्योरिटी सर्विसेज के नाम पर आरसीएम आ जाना चाहिए। क्या बोलता है सिक्योरिटी सर्विसेज, क्या बोलता है, अगर सिक्योरिटी सर्विसेज देने वाला कौन हो, एनी पर्सन, देने वाला एनी पर्सन हो, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। देने वाला बॉडी कॉर्पोरेट को छोड़ के कोई भी हो। याद रखने का तरीका, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट तो खुद ही सक्षम है टैक्स देने के लिए, है ना। तो बॉडी कॉर्पोरेट को छोड़कर अगर अदर पर्सन है और लेने वाला कौन सा हो, लेने वाला कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन हो, तो आरसीएम में टैक्स आएगा। कौन किसको छोड़ के, इसमें कंपोजिशन डीलर को काउंट नहीं करना है। तो देने वाला कौन हो, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। लेने वाला कौन हो, एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कॉम्पोजिशन डीलर, या फिर गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी जिन्होंने टीडीएस वगैरह के लिए क्या लिया है, रजिस्ट्रेशन लिया है। तो यहां पर क्या बोला, देने वाला, फिर से रिपीट कीजिए, देने वाला एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। सिक्योरिटी सर्विसेज में देने वाला एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, लेने वाला रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए अदर देन कॉम्पोजिशन डीलर, और जो भी टीडीएस के लिए गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन लिया उसको छोड़ दो। अगर ऐसा केस है तो क्या हो जाएगा, फटाफट से बताओ, आरसीएम में टैक्स हो जाएगा। तो हमारे केस में हमने क्या की है, सिक्योरिटी सर्विसेज ली है, तो दी किसने है, सुरक्षा सिक्योरिटी ले रही है। तो क्या है, जो सुरक्षा सिक्योरिटी है वो पार्टनरशिप फर्म है। क्या अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, ये एक सेकेंड प्लीज। तो क्या पढ़ा हमने, यहां पर क्या है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है। बिल्कुल, बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा हम ले रहे हैं। लेने वाला कौन है, लेने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है। हम तो वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड थे, हमने ऑलरेडी देख लिया। तो पहली बात तो इस पे टैक्स आ जाएगा, और दूसरी बात क्या है, इस पे टैक्स आ जाएगा, आरसीएम में आ जाएगा। पहली बात ये हमारी इनवर्ट सप्लाई है और हमने इस पे आरसीएम में टैक्स देना है। पार्टनरशिप फर्म की बात थी यहाँ पे, हमें तो बॉडी कॉर्पोरेट देखना था। उसके बाद अगर इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, जब भी हम सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं उसमें क्या बोला गया है, अगर आपको इंटरेस्ट या पेनल्टी कुछ मिल रही है, किसी भी वजह से कस्टमर से इंटरेस्ट या पेनल्टी मिल रही है, पहली बात तो वो किस मंथ में टैक्सेबल होगी, जिस मंथ में वो आपको मिलेगी उस महीने में आपको उसके ऊपर टैक्स देना है। लेकिन वैल्यू ऑफ सप्लाई में वो ऐड होता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में वो हमेशा ऐड होता है, क्योंकि आपको ड्यू टू दैट सप्लाई मिला है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड कर लेंगे। तीसरी बात ध्यान रखना है, until unless it is clearly mentioned, जब तक कि क्लियरली बोला ना जाए, तो ये जो भी इंटरेस्ट की अमाउंट है हम उसको क्या मानेंगे, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानेंगे। आपने उससे इंटरेस्ट चार्ज कर लिया तो ये क्या है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, जब तक कुछ नहीं माना गया। अभी हमें नहीं पता, आगे देखेंगे वो कुछ बोल रहा है कि नहीं। तो ये हमारे लिए क्या है, आउटवर्ड सप्लाई है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड ऑन हो जाएगी, इतना हमें लिखना है। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द फिक्स्ड डिपॉजिट इन अ बैंक, जब भी आप किसी को डिपॉजिट दे रहे हो, है ना, किसी को कुछ पैसा दे रहे हो, लोन दे रहे हो, एज फार एज
जो भी आपको उसका इंटरेस्ट मिल रहा है, जो भी आपको उसका कंसिडरेशन मिल रहा है वो इंटरेस्ट के रूप में मिल रहा है, तो वो क्या हो जाता है, एग्जम्प्ट हो जाता है, तो वो एग्जम्प्ट हो जाता है। उसके बाद अगर पेमेंट की गई है कोलकाता चैम्बर कॉमर्स को, कोलकाता चैम्बर कॉमर्स को पेमेंट की गई है, किसकी की गई है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज ली गई हैं। क्या ली गई हैं, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज ली गई हैं। सबसे बड़ी बात जब स्पॉन्सरशिप सर्विसेज ली गई हैं तो हमें क्या देखना होता है, हमें ये देखना होता है कि देने वाला कोई भी हो। सिक्योरिटी में पढ़ा था अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, लेकिन स्पॉन्सरशिप में क्या है, देने वाला कोई भी हो, देने वाला कोई भी हो, लेकिन लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए। हम यहाँ पर बॉडी कॉर्पोरेट हैं तो आरसीएम में टैक्स हो जाएगा। देने वाला कोई भी हो, लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है तो आरसीएम में टैक्स हो जाएगा। हमने पेमेंट की है तो मतलब हमने सर्विसेज ली है, हमने सर्विसेज ली है और हम लेने वाले पार्टनरशिप फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट में से एक है, बॉडी कॉर्पोरेट है, तो अल्टीमेटली हमने इस पे आरसीएम में टैक्स देना है। ये हमारे लिए इनवर्ट सप्लाई है, हमने इस पे आरसीएम में टैक्स देना है। पहले ही छांट लेंगे तो इजी हो जाएगा। उसके बाद लाइसेंस फी पे की है किसको, एफएसएसएआई को। ऐसा हमें कुछ भी नहीं बताया गया एफएसएसएआई के रिगार्डिंग, इट इज नॉट स्पेसिफिकली, हमें कुछ नहीं बोला गया, हमने कहीं नहीं पढ़ा एग्जाम्पशन में कि एफएसएसएआई को दोगे तो एग्जाम्प्ट होगा, क्या है, कुछ नहीं पढ़ा। तो सिंपल सेल है, सिंपल सप्लाई है और फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, हमने ये सर्विसेज इनवर्ड में ली है तो टैक्स कौन देगा, सप्लाई वाली पार्टी देगी। टैक्स कौन देगा, सप्लाई वाली पार्टी देगी, हमने इस पे टैक्स नहीं देना है। उसके बाद आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लीगल फीस पेड टू मिस्टर एडवोकेट। मिस्टर ध्रुव बनर्जी को क्या दी गई है, लीगल फीस दी गई है। तो सबसे पहली बात, लीगल फीस के रिगार्डिंग आप एक पॉइंट याद रख लीजिए, लीगल फीस तभी टैक्सेबल होगा प्लस आरसीएम में टैक्सेबल होगा। लीगल फीस तभी टैक्सेबल होगा प्लस आरसीएम में टैक्सेबल होगा अगर किसी बिजनेस एंटिटी को दी है प्लस उस बिजनेस एंटिटी का प्रीसीडिंग ईयर में टर्नओवर किससे ज्यादा है, बेसिक जो लिमिट होती है टर्नओवर लिमिट उससे ज्यादा है, तो इसको क्या हो जाएगा, आरसीएम में टैक्स हो जाएगा। एक पॉइंट ध्यान रखना, एक अलग से पॉइंट याद रख लेना, अगर क्या है, अगर फर्म ऑफ एडवोकेट है अदर देन सीनियर एडवोकेट, तो वो अगर दूसरी फर्म को भी दे रहा है तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, वो दूसरी फर्म को दे रहा है तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात, इधर देखो क्या याद रखना है आपको सिंपल याद रखना है, अगर फर्म ऑफ एडवोकेट ने सर्विसेज दी है, हो सकता है वो फर्म ऑफ एडवोकेट सीनियर हो सकता है वो फर्म ऑफ एडवोकेट सीनियर ना हो। अगर वो सीनियर नहीं है तो क्या रखना है, अगर वो सीनियर नहीं है तो एक ही केस में आपने क्या देखना है, एक ही केस में क्या देखना है कि अगर वो बड़े वाले बिजनेस एंटिटी को दी है तो टैक्सेबल है प्लस आरसीएम में टैक्सेबल है। हमारे केस में कुछ नहीं बोला गया है, लीगल फीस किसको दी गई है, टू मिस्टर ध्रुव बनर्जी, नॉर्मल सा कोई पर्सन लग रहा है, हम लेने वाले कौन है, बड़ी वाली बिजनेस एंटिटी है, तो वह टैक्सेबल होगा, आरसीएम में होगा। एक बात ध्यान रख लीजिए, जब अदर देन सीनियर एडवोकेट हो तो एडवोकेट टू एडवोकेट की फर्म जो सर्विसेज हैं वो क्या हो जाएंगी, एग्जाम्प्ट हो जाएंगी। अदर देन सीनियर के केस में मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, तो हमारे केस में सिंपल हमने इस पे आरसीएम में टैक्स लेना है, हमारे लिए ये इनवर्ट सप्लाई होगी। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड टू एन अनरजिस्टर्ड गुड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम मंडी टू फैक्ट्री। इधर ध्यान दीजिए, जब भी जीटीए की सर्विसेज आती हैं ट्रांसपोर्टेशन के केस में जीटीए की सर्विसेज टैक्सेबल होती हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के केस में जीटीए की सर्विसेज टैक्सेबल होती हैं। और जीटीए कौन होता है, जो कंसाइनमेंट नोट इशू कर रहा है, जो कंसाइनमेंट नोट इशू कर रहा है। हमारे केस में ऐसा कुछ भी जीटीए मेंशन नहीं है, अनरजिस्टर्ड गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर बोला है, जीटीए नहीं बोला है, ठीक है। तो हमारे केस में क्या है, तो पहली बात तो ये क्या है, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि पहली बात तो जीटीए नहीं है। जीटीए कौन होता है, जो कि कंसाइनमेंट नोट इशू करता है, तो ये भी क्या है, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अदर देन जीटीए, जो भी रोड से ट्रांसपोर्टेशन किया है, अदर देन जीटीए, कुरियर एक और ऐड होता है, अगर उसमें रोड से ट्रांसपोर्टेशन किया है जिसमें या तो जीटीए ने नहीं किया या फिर कुरियर एजेंसी ने नहीं किया, तो एग्जाम्प्ट हो जाता है। रोड से कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो यहाँ पर जीटीए नहीं है तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। दूसरे केस में इसने एक और सर्विसेज बताई, सीधा बता दिया लोकल ट्रक ओनर, जो कि जीटीए नहीं है तो सिंपल सी बात है, एग्जाम्प्टेड है। जीटीए होगा तो देखेंगे कि जीटीए का क्या ट्रीटमेंट है, तो ये दोनों केस में जीटीए नहीं है तो मतलब एग्जाम्प्टेड सर्विसेज हैं। उसके बाद आ जाइए क्या बोल रहा है, सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, द कंपनी हैज अवॉर्डेड ए मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट टू द
सुप्रीम पावर लिमिटेड, कंपनी ने कोई मेंटेनेंस सर्विसेज दी है किसको, सुप्रीम पावर लिमिटेड को कोई सर्विसेज दी हैं 10th of जून को फॉर द रिपेयर ऑफ द सेंट्रल एयर कंडीशनर इंस्टॉल किया गया है, कोई सर्विसेज दी हैं, कोई सिंपल सी सर्विसेज दी हैं। उसके बाद जिसका कंप्लीशन पीरियड क्या है, विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज है। द मेंटेनेंस वर्क वाज कंप्लीटेड ऑन 8th जुलाई, हाउएवर ड्यू टू द डिस्प्यूट इनवॉइस कब इशू किया गया, 5 सितंबर को इशू किया गया। पेमेंट कब रिलीज की गई, कब पेमेंट रिलीज की गई, 15th of सितंबर को। सिंपल सी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, वेरी नॉर्मल सर्विसेज, कुछ आरसीएम की बात नहीं है, कुछ हमने ऐसी सर्विसेज नहीं देखी, नॉर्मल इन्होंने सर्विसेज दी है। जब नॉर्मल सर्विसेज दी जा रही हैं तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे देखते हैं, इधर देखो, जब नॉर्मल सर्विसेज दी जा रही हैं तो आपने देखना है क्या जो इनवॉइस है वो ऑन टाइम इशू किया गया है। ऑन टाइम इशू का क्या मतलब है, विद इन 30 डेज। अगर इनवॉइस विद इन द 30 डेज इशू किया गया है, ठीक है, इनवॉइस अगर विद इन द 30 डेज इशू किया गया है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, अगर इनवॉइस विद इन द टाइम इशू नहीं किया गया है, 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू नहीं किया गया है, तो जो भी आपकी डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज है और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर ले लेंगे। हमारे केस में सर्विसेज कब दी गई, 10 जून को दी गई, तो इनवॉइस कब इशू किया गया, इनवॉइस इशू किया गया सितंबर में जाकर, भाई बहुत देर में। पेमेंट 15 सितंबर, तो ये वाला पॉइंट तो हटा दीजिए। हमने देखना है सर्विसेज कब दी गई और पेमेंट, सर्विसेज कब दी गई और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सर्विसेज कब कंप्लीट की गई, सॉरी 10 जून को तो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। हमने क्या देखना है, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज कब हुई है, 8 जुलाई की हुई है। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज क्या है, 8 जुलाई को हुई है, तो हम क्या ले लेंगे, 8 जुलाई और 15 सितंबर विच एवर इज अर्लियर आ जाएगा। तो हमारे केस में बेसिकली 8 जुलाई विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। तो जब भी आपने सर्विसेज दी, अगर विद इन द 30 डेज इनवॉइस इशू कर दिया गया तो इनवॉइस को प्रायोरिटी देनी है, अगर इनवॉइस ही टाइम पे नहीं दिया है तो सर्विसेज वाले दिन को प्रायोरिटी देनी है। सो 8 जुलाई विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर ने क्या किया, एक पेनल्टी लगाई 5000 की फॉर द रॉन्गफुल यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी कोई पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जाती है तो उसको माइनर ब्रीच तब बोला जाता है जब वो लेस देन 5000 हो। माइनर ब्रीच तब बोला जाएगा जब वो लेस देन 5000 हो। तो यहां पर क्या है, 5000 एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट 5000 में भी वो माइनर ब्रीच नहीं है। उसके बाद द कंपनी हैड डिपॉजिटेड द टैक्स लायबिलिटी फॉर अ मंथ ऑफ द अगस्त। कितना, कंपनी ने क्या किया, अगस्त मंथ की लायबिलिटी कब तक देनी होती, नेक्स्ट के 20th तक, बेसिकली 20th ऑफ सितंबर तक देनी चाहिए थी और अगस्त की लायबिलिटी इन्होंने क्या किया, 28th ऑफ सितंबर को दी है। तो 28th ऑफ सितंबर को दी है, 8 दिन डिले होगा। जितने दिन आपका डिले हो जाता है उस पर 18% का इंटरेस्ट लग जाएगा। तो 3,30,730 इंटू 18% इंटू 8 डेज का 8/365, उतना आपके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। उतना आपके ऊपर क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा। कैलकुलेट करके देख लेते हैं इंटरेस्ट कितना आएगा, 330,730 इंटू 18% इंटू 8/365, तो 1305 आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट। उसके बाद बोल रहा है कि सारी अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। वेरी गुड पॉइंट, सारी अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है मींस क्या था कि जो हमारा इंटरेस्ट हमने रिसीव किया था उसको भी हम एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी मान लेंगे। चलिए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब हमारे 2 मिनट लगेगा, हमारा क्वेश्चन हो जाएंगे खत्म। वो बोल रहा है वैल्यू ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई बताओ। आउटवर्ड सप्लाई, पहली बात तो सेल्स की बात कर रहा है जो कि सितंबर के मंथ में की गई है। चलिए 1 by 1 एड ऑन करते चलेंगे। आउटवर्ड सप्लाई, पहले वाला पॉइंट में ऐड कर लीजिए 59 लाख आउटवर्ड सप्लाई ऐड कर लीजिए। उसके बाद रेंट वाला एग्जाम था, छोड़ दीजिए। आउटवर्ड सप्लाई उसके बाद ऐड कर लीजिए 1,60,000 ऐड कर लीजिए। सॉरी 1,60,000 क्या, हमारे लिए तो वो खर्चा था, ये इनवर्ड सप्लाई है हमारे लिए, वो की एग्जाम था, छोड़ दीजिए। अभी तक हमने क्या किया, 59 लाख की एडिशन की। उसके बाद आउटवर्ड सप्लाई की बात कर रहा है, ध्यान रखना, आउटवर्ड सप्लाई की बात कर रहा है, ठीक है, आउटवर्ड सप्लाई की बात कर रहा है।
59 लैक्स हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट आ गया, सीधा हमारा इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट हमने क्या करा, हमने इंटरेस्ट को एज इट इज ऐड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कंप्लीटली मेंशन है कि वो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। तो 59 लैक्स प्लस 3500 ऐड कर दीजिए आउटवर्ड सप्लाई। और क्या उसके बाद आउटवर्ड सप्लाई है, और कुछ आउटवर्ड सप्लाई नहीं दी है। 2 आउटवर्ड सप्लाई है हमारी, जिसपे वैल्यू आ जाएगी 59,03,500। तो क्या हमारे पास है आंसर में, यस, बी शुड बी द आंसर फॉर द सेम। देख लेते हैं फटाफट से, बी इज द आंसर, यस बी आंसर है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा, हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई रिसीव्ड बाय द, मतलब इनवर्ड सप्लाई की बात कर रहा है। और दूसरा जिसपे जीएसटी किसमें देना है, आरसीएम में जीएसटी देना है। हमने तो ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है, हमने आरसीएम में कब कब टैक्स देना है, ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है। पॉइंट नंबर 1, सिक्योरिटी सर्विसेज को ऐड कर लीजिए, सिक्योरिटी सर्विसेज को ऐड कर लीजिए, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज को ऐड कर लीजिए, उसके बाद लीगल फीस को ऐड कर लीजिए, राइट, लीगल फीस को ऐड कर लीजिए। 3 सर्विसेज है जिसपे हमने आरसीएम में टैक्स देना है, तो 155 शुड बी द आंसर। सो सेकंड का आंसर होना चाहिए ए शुड बी द आंसर फॉर द सेम। चलिए बिल्कुल क्लियरली हमारा आ गया है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, टाइम ऑफ सप्लाई की बात कर रहा है, बहुत इजी, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। टाइम ऑफ सप्लाई हमारा क्या आया था, 8 जुलाई हमारा टाइम ऑफ सप्लाई आ गया था। तो 8 जुलाई यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, ये कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल, बताइए सेक्शन 50 में जो इंटरेस्ट लगा है, क्योंकि आपने लेट डीएसटी फाइल करा है, तो कितना इंटरेस्ट हो जाएगा। वेरी सिंपल पॉइंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 1305, इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा 1305। लास्ट पॉइंट बोल रहा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, पेनल्टी के रूप में बताइए जो 5000 रुपए की पेनल्टी दी गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो जो पेनल्टी लेविएबल है, क्या वो इज नॉट अ माइनर ब्रीच, इज अ माइनर ब्रीच, या फिर इवन दो ऑफेंस इज अ माइनर ब्रीच, पेनल्टी इज लेविएबल, वो कह रहे हैं पेनल्टी तो लगेगी चाहे आपका माइनर ब्रीच है। पहली बात तो माइनर ब्रीच है ही नहीं हमारे लिए, तो पेनल्टी इज लेविएबल सिंस ऑफेंस इज नॉट अ माइनर ब्रीच, पेनल्टी इज लेविएबल सिंस ऑफेंस इज नॉट अ माइनर ब्रीच। फोर्थ का A should be the answer. So A should be the answer for the same. तो ध्यान रखना है, अगर लेस देन 5 है तो वो माइनर ब्रीच है, अदरवाइज वो माइनर ब्रीच नहीं है। पेनल्टी इज लेविएबल सिंस ऑफेंस इज नॉट अ माइनर ब्रीच। सो ए शुड बी द आंसर, क्लियरली ए हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारा फिनिश होता है केस सिनेरियो नंबर 3। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट केस सिनेरियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। इसको प्लीज रिपीट पे देखना, थोड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सो आई वेंट विथ स्लो हियर। आपको भी रिपीटेड भी लग रहा होगा, बट ध्यान रखिएगा एग्जाम टाइम में यही चीज आपके काम आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।